स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 23 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्न को डिटेल में समझाया है। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जो टॉपिक इन एग्जाम में आए हैं उन्हीं से आने वाले एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम एनालिसिस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि आज के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पोषण एवं स्वास्थ्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है कि गीली बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो गीली बेरी बेरी रोग, जिसे बैड बेरी बेरी भी कहा जाता है, यह थायमीन यानी कि विटामिन बी1 की कमी से होता है, जो हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। अगर हम इसको विस्तार में देखें कि बेरी बेरी आखिर क्या है, तो यह एक बीमारी है जो थायमीन की कमी के कारण होती है, जो शरीर को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने और तंत्रिका तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करती है। थायमीन की कमी के कारण अगर हम देखें कि क्या होते हैं, तो थायमीन की कमी के कारण बेरी बेरी होता है, जिसे दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है गीली बेरी बेरी, जो कि हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वह होता है सूखी बेरी बेरी। पहला होता है गीली बेरी बेरी और दूसरा होता है सूखी बेरी बेरी। तो जो गीली बेरी बेरी होती है यह हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, और जो सूखी यानी कि ड्राई बेरी बेरी होती है यह मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपसे सूखी बेरी बेरी से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो याद रखिए कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और इसमें अगर हम इसके लक्षण देखें तो हाथ और पैरों में शून्यता, थकान, पैरों को हिलाने में कठिनाई, दर्द, ये सभी इसके क्या हैं, लक्षण हैं। और यह भी विटामिन बी1 की कमी से होती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सेरेब्रम पाल्सी बीमारी क्या है। तो अगर आपने इससे पहले का एग्जाम एनालिसिस देखा होगा तो उसमें भी यह प्रश्न, यानी कि 22 तारीख के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न 23 तारीख के एग्जाम में रिपीट हुआ है। सेरेब्रम पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और बच्चों में गति, संतुलन और समन्वय को प्रभावित करता है। यह स्थिति जन्म से पहले, जन्म के दौरान और बाद मस्तिष्क को होने वाली क्षति के कारण होती है। सेरेब्रम पॉल्सी के बारे में अधिक जानकारी यह है कि इसकी परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिए कि तो सेरेब्रल पाल्सी, जिसे कि सीपी भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है मस्तिष्क पक्षाघात। तो मस्तिष्क के विकार के दौरान होने वाली क्षति के कारण होने वाले न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह होता है सेरेब्रल पॉल्सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, डायरिया बीमारी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न का पैटर्न जरूर चेंज हो जाता है। कभी रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी डायरिया से बचाव के लिए, या कभी दस्त से बचाव के लिए। तो डायरिया यानी कि दस्त से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है, जो रोटा संक्रमण से होने वाले गंभीर डायरिया से बचाव खासकर यह बच्चों में होता है। तो यह रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से बचने के लिए लगाई जाती है। अगर आपने टीकाकरण की जो मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाई थी नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैंने सभी प्रकार की वैक्सीन को पढ़ाया है और छोटी सी वीडियो है 10 मिनट की लगभग, तो जरूर देखिएगा। उसमें आपका टीकाकरण का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और किस रोग के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, किस जगह पर लगाई जाती है और किस आयु में लगाई जाती है बच्चों को, ये मैंने उसमें बताया बहुत अच्छे से। तो जरूर देखिएगा टीकाकरण से, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न टीकाकरण से। तो आगे अगर हम देखें, टीकाकरण से ही प्रश्न पूछा गया था कि टीकाकरण द्वारा किन बीमारियों से बचा जा सकता है।
तो टीकाकरण हमें जो बीमारियों से बचाते हैं उनमें टीबी, पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, निमोनिया, दिमागी बुखार और रतौंधी जैसी गंभीर बीमारियों से बचने में हमें टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन बचने में मदद करती है। तो इन सभी में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप राइट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न टीकाकरण से ही था कि टीकाकरण क्यों जरूरी है। तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, डीपीटी का टीका किस परत में लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के खिलाफ एक संयुक्त टीका होता है जो मांसपेशियों में लगाया जाता है। और याद रखिएगा इंट्रामस्कुलर परत में यह लगाया जाता है। अगर आपने टीकाकरण की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें यह जरूर बताया है कि डीपीटी का टीका कहाँ लगाया जाता है, और सभी टीकों को मैंने बताया है कि कहाँ लगाए जाते हैं यह टीके। तो आप टीकाकरण की वह वीडियो जरूर देखिएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वह वीडियो। तो डीपीटी का टीका आमतौर पर बच्चों को और यह शिशुओं को और छोटे बच्चों को जांघ की पार्श्व बृहदिका पेशी में और बड़े बच्चों या वयस्कों को ऊपरी बांह की त्रिकोणिका पेशी में लगाया जाता है यह टीका। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था विटामिन सी के क्या कार्य हैं या क्या है, इस प्रकार से कुछ विटामिन सी क्या है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है, लेकिन हम विटामिन सी के बारे में सारी जानकारी देख लेंगे। तो विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यानी कि इसका नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एक आवश्यक जल घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, और साथ में विटामिन बी भी जल घुलनशील विटामिन है जो हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, घावों को ठीक करना और कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाना विटामिन सी का काम होता है। अगर हम बात करें कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक गर्भवती महिला के लिए फाइबर क्यों जरूरी है। तो गर्भवती महिला के लिए फाइबर बहुत जरूरी है क्योंकि यह कब्ज से राहत देता है, पाचन को बेहतर बनाता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। तो इसीलिए गर्भवती महिला को फाइबर जरूरी है। तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा आप। अगला प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य क्या है। तो मातृ वंदना को जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती होने वाली ग्रामीण महिलाओं के खाते में 6,400 रुपए और शहरी गर्भवती महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वाशियोकोर बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो क्वाशियोकोर बीमारी के अगर हम लक्षण देखें तो पूरे शरीर में क्या होता है, इसके कारण कुपोषण दिखाई देता है, थकान, प्यास लगना ज्यादा और भूख ना लगना इसके कारण। और पेट और आंत संबंधी देखें तो इसमें पेट फूलना या दस्त लगना क्वाशियोकोर बीमारी के कारण होता है। बिना कारण वजन में बहुत ज्यादा कमी होना, स्वास्थ्य गिरना, इस प्रकार के लक्षण क्वाशियोकोर बीमारी में होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। तो थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बढ़ा है, अभी तक सन यानी कि कुछ भी कब शुरू की गई इस प्रकार से कुछ भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में कब शुरू की गई है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं।
तो यह योजना केंद्र सरकार की एक प्रायोजित योजना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपने योजनाओं की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। मैंने सभी योजनाओं को काफी डिटेल में पढ़ाया है और उनसे संबंधित लगभग 100 MCQs करवाए हैं चैनल के माध्यम से। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको पूरा सिलेबस मैंने कवर करवाया है, तो जरूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न पूछा गया था, ट्राइफेड क्या कार्य करता है? तो ट्राइफेड जिसका पूरा नाम होता है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। तो जनजातीय लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है यह, और खासकर लघु वनोपजन के लिए व्यापार को बढ़ावा देकर जनजातीय उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करके, तो यह इस क्षेत्र में कार्य करता है ट्राइफेड। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनरेगा योजना का क्या उद्देश्य है? मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों की गारंटी, 100 दिनों की यानी कि रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह योजना 2005 में शुरू की गई थी और इसका नाम आप याद रखिएगा कि 2009 में मनरेगा योजना का नाम बदलकर नरेगा योजना रख दिया गया था। सॉरी, मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया, पहले इसका नाम नरेगा था और यह 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा रखा गया था। तो आप ऐसे याद रखिए कि पहले नरेगा था, उसके बाद इसका नाम 2009 में बदलकर मनरेगा रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पौधे में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक प्रोटीन हमें सोयाबीन से प्राप्त होता है। तो यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोतों में सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है सोयाबीन। तो यहाँ कुछ और खाद्य पदार्थों के उदाहरण मैंने लिखे हैं जिससे हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। अगर हम मांसाहारी की बात करें तो चिकन, मछली, अंडा, दूध, यकृत, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीपीआर कब देना चाहिए? तो जब किसी व्यक्ति को सांस लेने या दिल की धड़कन रुकने की स्थिति हो तो तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह जान बचाने में मदद करता है। सीपीआर जिसका आप याद रखिएगा नाम कार्डियो पाल्मोनरी रिसिटेंशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन को पचाने में मदद करता है? तो आहार, लिपिड और पित्त वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक हैं। पित्त आहार वसा को पायसीकृत करता है, जिससे लाइपेस वसा को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है, जिसे छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन को पचाने में लिपिड और पित्त मदद करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को रक्त में ले जाता है? तो याद रखिएगा 97%, 97% हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत है वह ऑक्सीजन को रक्त में ले जाता है। ब्लड में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन को हृदय तक पूरे शरीर में पहुंचाता है। थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन से बंधकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाता है। तो मेरी वीडियो आपको चैनल पर थोड़े से लेट मिलती है, क्योंकि मैं जब मुझे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं उनकी डिटेल आपको जरूर लेकर आती हूँ। आपने अगर इससे पहले के एनालिसिस देखे होंगे तो मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में इसीलिए समझाया है ताकि अगर आपसे इस टाइप का प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो आप सभी जानते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, और जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? मैं पर्यावरण को ध्यान में रखकर किस तरह कार्य करता है, ये हो सकता है 2 प्रश्न यहाँ पर एक साथ लिख दिए हूं मैंने, क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, यह कब लागू हुई थी। और अगर आप में से किसी को प्रश्न पता हो तो ये जरूर बताइए कि किस टाइप का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि ओमेगा 3 कहां से प्राप्त होता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से वसायुक्त मछलियों, मछली के तेल, अलसी, चिया बीज यानी कि चिया सीड्स, अखरोट और इनसे बने तेलों में पाया जाता है ओमेगा 3। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर से एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और मॉनिटर, प्रिंटर, राउटर, स्कैनर में अलग अलग क्या है, तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। और कैलेंडर ऐप से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार एमएस ऑफिस से तो आपके हर शिफ्ट में एक से दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐड है। और बाकी इस प्रकार से कुछ इजी प्रश्न पूछा जा रहा है कि मॉनिटर, प्रिंटर, राउटर, स्कैनर में से अलग क्या है। तो एक इजी प्रश्न इस प्रकार से और एक कुछ अलग प्रश्न पूछा जा रहा है। कंप्यूटर की मैंने अलग से थ्योरी क्लास पढ़ाई और साथ में एमसीक्यूज भी करवाए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम मैथ्स देखें तो मैथ्स में स्थानीय मान से प्रश्न पूछा गया था कि 342 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न था। और 1200 को ए बी 5:7 में बांटा जाता है, ए का भाग कितना होगा, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इजी प्रश्न है, काफी आसान है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। मानक विचलन से एक प्रश्न था और 2 प्रश्न रेंज यानी कि परिशत से पूछे गए थे। साधारण ब्याज से प्रश्न थे और प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने परसेंटेज, SI, CI और अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, सभी को मैंने उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, जो कि आपको मैथ्स की क्लासेस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और अगर आपसे मानक विचलन या इस टाइप से स्थानीय मान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। आप बस इनका बेसिक अगर आपसे इन सब का बनता है तो आप काफी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम रीजनिंग से देखें तो रीजनिंग से लगभग 4 से 5 या कभी 6 प्रश्न या कभी 7 प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं। तो काफी इजी प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम सीरीज से देखें तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न पूछा गया था। 2, 4, 6, 8 के बाद क्या आएगा, तो 2-2 का अंतर है इनमें, तो 10 आएगा। योजना देकर अलग अलग पूछा गया था, 4 योजनाएं दी गई होंगी और हो सकता है कि उनमें देखा गया होगा कि इन सब में से कौन सी योजना अलग है। ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न पूछा गया था। तो रीजनिंग से काफी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। अगर आपने थोड़ा भी उस टॉपिक के बारे में बेसिक पढ़ा है, बेसिक उनके क्वेश्चन हल किए हैं, तो आपसे बहुत ही आसानी से उनके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य क्या है? तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं विकास सुनिश्चित करना किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। मैंने किशोर न्याय अधिनियम को और बाकी सारे अधिनियमों को डिटेल में पढ़ाया है। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने इनको रिवीजन के माध्यम से आपको समझाया है, जिसमें मैंने शॉर्ट में उनको समझाया है। तो आप वह वीडियो अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा और आपको अधिनियमों से संबंधित चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि अगर कोई माता पिता बच्चा गोद लेना चाहता है तो उनकी और बच्चे की उम्र के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो अगर कोई बच्चा
गोद लेना चाहता है तो गोद लेने वाले माता पिता की उम्र और गोद लिए जाने वाले बच्चे की उम्र में लगभग 25 साल का अंतर होना चाहिए। तो मैंने तो ये अपने अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन जो भी प्रश्न में यानी कि उसके ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर इस प्रश्न का राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था डीसीडी सिंड्रोम लक्षण। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न था, तो हम जान लेते हैं डीसीडी के लक्षण जन्म के तुरंत बाद दिखाई दे सकते हैं। नवजात शिशुओं को दूध चूसना और निगलने में या सीखने में परेशानी हो सकती है। छोटे बच्चों में लुढ़कना, बैठना, रेंगना, चलना और बात करना सीखने में देरी हो सकती है अगर वह डीसीडी सिंड्रोम से पीड़ित है। तो डीसीडी सिंड्रोम से पीड़ित लोग या बच्चे आत्मचेतना से ग्रस्त हो सकते हैं और खेल या सामाजिक गतिविधियों से दूर रह सकते हैं। तो ये सभी डीसीडी सिंड्रोम के लक्षण हैं। इसके बाद अगर हम मैनेजमेंट को देखें, प्रबंधकीय कौशल को, तो इसमें योजनाओं से प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ाया है और डिटेल में समझाया है, ट्रिक के माध्यम से उनको याद करवाया है। उनसे संबंधित लगभग मैंने 100 एमसीक्यूज करवाए हैं जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो चैनल पर जाकर आप जरूर देखिएगा। तो प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रही और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करना, गरीबी कम करना, रोजगार बढ़ाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना था। साथ ही मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद नेतृत्व से प्रश्न था और ज्यादातर कंडीशन वाले प्रश्न नेतृत्व से पूछे जा रहे हैं जो कि भाषाई समझ पर आधारित हैं। तो वह आपको ऑप्शन देखकर आसानी से बन जाएंगे। तो आज की शिफ्ट के मुझे इतने ही, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों के इतने ही प्रश्न मुझे मिल पाए हैं जो कि मैंने डिटेल में आपको समझाए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें वीडियो को और हो सके तो वीडियो शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाली एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, उस पर ऑल सेलेक्ट करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने पूरा सिलेबस करवाया है, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। साथ ही मैंने मैराथन क्लासेस भी करवाई हैं जिसमें एक ही वीडियो में मैंने पूरी यूनिट कवर करवाई है। तो उसके माध्यम से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। और आपका एग्जाम किस स्टेट में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।